ओके, तो फाइनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 51 के ऊपर हम आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक प्रॉमिस के ऊपर बेस्ड है। ये हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है तो आपको इस पूरी सीरीज का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर नहीं समझ आया तो ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप हमारे पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। एक ऐसा प्रॉमिस है जिसके बदले में दूसरा प्रॉमिस होता है। मतलब ये कि मान लीजिए कि अगर आप मेरे से मार्कर लेने आए हैं, मैं आपको ये मार्कर दूंगी 50 रुपए में, आप इस मार्कर के बदले में मुझे 50 रुपीज देंगे, वो आपकी तरफ से प्रॉमिस हो गया। और उस 50 रुपीज के बदले में मैं आपको ये मार्कर दूंगी, तो ये मेरी तरफ से प्रॉमिस हो गया। तो हम दोनों की तरफ से जब प्रॉमिस हुआ उसे हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दैट मींस एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है, अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस। आई होप इट इज क्लियर। अब हमें ये तो पता लग गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। इसी चीज को सेक्शन 51 से लेके सेक्शन 58 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बारी बारी से सेक्शंस में चलते हैं। सेक्शन 51 क्या कहता है। सेक्शन 51 उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है जहां पर दोनों ही पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्ट की होती है, दोनों ही पार्टीज में साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस हो रही है। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं मार्कर वाली। आपको मेरे से मार्कर खरीदना है, ठीक है, तो मार्कर आपको खरीदना है और आपको मुझे उसके बदले में 50 रुपीज देने हैं। तो इस केस में आप क्या हुए, प्रॉमिसी हुए, और मैं क्या हुई, प्रॉमिसर हुई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, देखो आपको ना इस चीज को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इससे समझ आ जाएगा, समझ लेंगे ना आपको ये सारी चीज ऐसा चीज समझ आ जाएगी। तो लेट्स सी, अभी मार्कर है, आप मेरे से मार्कर लेंगे और आप उसके बदले में मुझे 50 रुपीज देंगे, ठीक है। तो इस केस में प्रॉमिसर कौन हुआ, इस केस में प्रॉमिसर हुई मैं, ठीक है, और आप क्या हुए, प्रॉमिसी, राइट। सो शीनम, हु इज शीनम इन दिस केस, शीनम इज अ प्रॉमिसर, क्योंकि उसमें आपको मार्कर देना है, ओके। एंड हु, जो आप हो, यू आर अ प्रॉमिसी, ओके। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे 50 रुपीज दे दीजिए, लेकिन इसके बदले में मैं आपको मार्कर नहीं दूंगी, क्या ऐसे हो सकता है, नहीं ना, ये तो गलत बात हो गई। इसी तरीके से अगर आप मुझे कहें कि मैम आप मुझे मार्कर दे दीजिए, लेकिन इसके बदले में हम आपको 50 रुपीज नहीं देंगे, क्या अगर आप मुझे 50 रुपीज नहीं दे रहे तब भी मुझे आपको मार्कर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ये कहां पर लिखा है, हमारा सेक्शन 51 में। हमारा सेक्शन 51 क्या कहता है कि जो प्रॉमिसर है उसे अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि प्रॉमिसी रेडी नहीं है अपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप भी 50 रुपीज मुझे देने के लिए रेडी है तभी मैं आपको मार्कर दूंगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको मार्कर देने के लिए रेडी हूं तभी आप मुझे 50 रुपीज देंगे, ठीक है। हम दोनों की विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी विलिंग नहीं है, रेडी नहीं है, तो प्रॉमिसर को कोई जरूरत नहीं है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, ओके। आई होप सेक्शन 51 क्लियर हो गया। तो हम बात करते हैं सेक्शन 52 के बारे में, जहां पर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, अपने दोनों रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को परफॉर्म करने के लिए एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस, ओके, कैसे हो सकती है, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ए है और एक बी है हमारे पास, ओके। ए कहता है बी से कि मैं तुम्हें एक घर बना के दूंगा, जिसके बदले में तुम मुझे फिर पे कर देना। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस है, जब ए घर बनाएगा तभी तो बी उसे पे करेगा ना। अगर ए ही घर नहीं बनाएगा तो बी क्यों पे करेगा, ठीक है। सो जो सीक्वेंस है, अगर घर यहाँ पर ये जो प्रॉमिस है, पहले ए को अपना परफॉर्म करना पड़ेगा तभी बी अपना परफॉर्म करेगा, बी पहले नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस केस में एक सीक्वेंस है। यही सेक्शन 52 कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑर्डर फिक्स किया गया है, कोई सीक्वेंस फिक्स की गई है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी ऑर्डर के हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं सेक्शन 53 पे। लेकिन एक जरूरी बात रह गई है। जरूरी बात यह है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जहां पर ऑर्डर ही फिक्स ना हो, अगर ये ऑर्डर फिक्स ना हो, तो उस केस में क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को उस हिसाब से परफॉर्म किया जाएगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट की नेचर होगी, ओके। अगर हम जोमेटो से कैश ऑन डिलीवरी पे फूड मंगाते हैं तो पहले फूड डिलीवर होगा
तभी हम उसे कैश पे करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस नेचुरली ही सभी को पता है, हमें पता है और डिलीवरी मैन को भी पता है कि पहले ऑर्डर आएगा, डिलीवर होगा, उसके बाद ही हम उसे पे करेंगे, राइट। ओके, तो अब चलते हैं हम सेक्शन 53 के ऊपर, जहां पर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है, उसे परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हाँ ठीक है, लेकिन आप जब उसे परफॉर्म करना भी चाहते हैं, आप करने भी वाले हैं, लेकिन मैं आपको किसी ना किसी बहाने हर बार रोक देती हूँ, यार थोड़े टाइम रुक जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वगैरह वगैरह करके, लेकिन आपको इस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से कोई लॉस हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके उस टाइम पर ना ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल हो जाएगा आपके ऑप्शन के ऊपर। मतलब आप अगर उसे परफॉर्म करना चाहेंगे तो आप उसे कर सकते हैं, आप अगर उसे नहीं परफॉर्म करना चाहेंगे तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। और अगर ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कोई भी लॉस होता है तो आप उस लॉस को मुझसे कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। ये कहता है हमें सेक्शन 53। यानी कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से प्रिवेंट करती है, रोकती है, तो जिस पार्टी को रोका जा रहा है वो पार्टी की ऑप्शन के ऊपर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है। यानी कि उस पार्टी की मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे या ना करे। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उस पार्टी को कोई लॉस हुआ है तो वो दूसरी पार्टी से कंपनसेशन मांग सकती है। कौन सी पार्टी मांग सकती है कंपनसेशन? वो पार्टी जिसको रोका गया है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से। आई होप क्लियर हो गया। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि तुम्हारे घर के बाहर जितना भी वेस्ट है ये सारा का सारा मैं उठवा दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक क्रशर चाहिए जो कि इस वेस्ट को उठाने में मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो बी ने कहा इट्स ओके, आई विल अरेंज द क्रशर फॉर यू, तुम ये वेस्ट उठवा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा फिर, ठीक है। सो ए अग्रीज। ए यहां पर अगर वेस्ट उठाने जाता है, बी नो डाउट ए को एक क्रशर भी लेके देता है। वो जो क्रशर है लेकिन वो जो क्रशर है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सारा वेस्ट उठा पाए, ठीक है। तो यहां पर गलती किसकी है? ए की तो गलती नहीं है। ए इज विलिंग टू डू द वर्क, ए इज रेडी टू डू द वर्क, बट जो बी है उसकी गलती है, उसने उसे प्रॉपर सप्लाई, अपना प्रॉपरली प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से ए भी अपने प्रॉमिस को या तो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर ए को उस क्रशर के ऊपर अलग से पैसे लगाने पड़ेंगे ये वेस्ट उठाने के लिए। अब यहां पर इस केस में ए की मर्जी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53। इस केस में ए की मर्जी है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना चाहता है या नहीं निभाना चाहता। और अगर उसने वेस्ट को उठाने में अपनी तरफ से कोई पैसे लगाए हैं या किसी भी तरह का ए को कोई लॉस हुआ है तो उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उस लॉस को वो कंपनसेट करवा सकता है बी से पैसे मांगकर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53। आई होप अब आपको अपना सेक्शन 53 क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम सेक्शन 54 के ऊपर। गाइस आपको कोई भी डाउट हो ना आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ठीक है। मोर ओवर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं जिसका यूजर नेम आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, और आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे फॉलो भी कीजिए और मुझसे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। एंड हाउ अब चलते हैं अपने सेक्शन 54 पे। सेक्शन 54 में क्या है? अगर जैसे हमने सेक्शन 52 में पढ़ा ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कोई सीक्वेंस है, एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को पहले परफॉर्म करना है और दूसरी पार्टी को बाद में करना है, राइट। तो जिस पार्टी को पहले परफॉर्म करना है अगर वो ही अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे तो क्या होगा, उस चीज के बारे में बात करता है सेक्शन 54। पहले वाले एग्जांपल ही लेते हैं। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें घर बिल्ड करके दूंगा, ठीक है, और इसके बदले में तुम बाद में मुझे पैसे दे देना। अब इस केस में क्या है, ए जब घर बिल्ड करेगा तभी तो बी उसे पैसे देगा ना। अगर ए ने अपना घर ही बिल्ड नहीं करा तो बी उसे पैसे कहां से देगा, ठीक है। अब अगर ए बिल्ड नहीं करेगा, सेक्शन 54 क्या कहता है कि अगर ऐसे सीक्वेंस हो किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए और जिस पार्टी को पहले परफॉर्म करना है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे, यानी कि ए यहाँ पर अगर घर को ना बिल्ड करे तो जो ए है वो बी से दूसरी पार्टी से ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे दो। अगर वो घर बिल्ड ना करे तो वो बी को नहीं कह सकता कि मुझे पैसे दो, ठीक है। तो यही बात तो सेक्शन 54 में पहले पॉइंट में लिखी है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कंपनसेशन टू अदर पार्टी। और अगर ये घर बिल्ड ना करे उससे बी को कोई नुकसान हो गया तो कौन करेगा भरपाई? ए को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई
इसको पहले परफॉर्म करना था, इसने नॉन परफॉर्मेंस करी है। इसके आई होप सेक्शन 54 इज क्लियर टू यू ऑल। तो सेक्शन 55 क्या है, हेडिंग तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। उस लेक्चर का लिंक आपको यहाँ आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज वहां से देख लीजिएगा सेक्शन 55। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 56 के ऊपर। सेक्शन 56 पर सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए, तो वो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होता है। ठीक है, ये क्या कहता है हमें सेक्शन 56 की, ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को कहें कि अगर मैं वहां से चांद उतारे आसमान से ले आया ना, तो तुम मुझे इतने 1000 रुपए या इतने लाख रुपए देना, तो उससे क्या, ये तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, किसी चांद को या सितारे को अपनी धरती पर लेके आना, दिस इज रियली इम्पॉसिबल। तो ऐसा इम्पॉसिबल टास्क जो है, जो ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट होता है वो वॉइड है। ऐसे कह के अगर किसी से कोई एडवांस में ले जाए तो एग्रीमेंट ही वॉइड था भाई, सेक्शन 56 यही कह रहा है हमारा, सिंपल सी बात है। चलते हैं सेक्शन 57 के ऊपर। सेक्शन 57 हमें कहता है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पार्ट लीगल है और कुछ पार्ट इलीगल है तो क्या होगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि ए इज अ लेडी, ओके, एंड बी जो है वो एक मैन है। ए बी के पास काम करती है और ए को बी से दो तरह की पेमेंट मिलती है। किस तरह की पेमेंट मिलती है, एक तो वो जो वो सफाई करती है, उसके घर को मेंटेन करती है, उसके उसे पैसे मिलते हैं 5000 रुपए। ठीक है, दूसरा एडल्ट्री के लिए, इस लेडी को एडल्ट्री के लिए पैसे मिलते हैं 1 महीने में 10,000 रुपए। ठीक है, अब इस केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो चीजों का, एक तो घर को मेंटेन करने के लिए, दूसरा यहाँ पर एडल्ट्री के लिए। इस केस में क्या है, सेक्शन 57 कहता है अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लीगल जो चीज है, अगर लीगल और इलीगल पार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेबल हैं, तो लीगल पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा और दूसरे वाला वॉइड हो जाएगा, अगर ये दोनों सेपरेबल हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर यही सेपरेबल ना हो, मतलब अगर इस लेडी को बी से एडल्ट्री के और घर को मेंटेन करने की इकट्ठे 25,000 रुपए मिलते हैं, तो यहां पर ना तो हमें पता लग रहा है कि लीगल पार्ट के कितने पैसे हैं, ना हमें पता लग रहा है कि इलीगल पार्ट के, एडल्ट्री के कितने पैसे हैं। ठीक है, तो यहां पर लीगल एंड इलीगल पार्ट्स दोनों सेपरेबल नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, चाहे इसमें लीगल पार्ट भी है लेकिन स्टिल क्योंकि वो सेपरेबल नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। दिस सेज सेक्शन 57। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं हम सेक्शन 58 के ऊपर। तो सेक्शन 58 क्या है हमारे पास, सेक्शन 58 ये कहता है कि जहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक ब्रांच हो लीगल और दूसरी ब्रांच हो इलीगल। एग्जांपल से चलते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लीजिए ए बी को 1000 रुपीज देने को कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज तो दूंगा, या तो तुम मुझे इसके बदले में राइस ला के दो या फिर ओपियम। अब हम लोगों को पता है कि ओपियम जो है वो एक तरीके का ड्रग है, नशा है। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है, ये कॉन्ट्रैक्ट की ब्रांच इलीगल है, राइट, और कॉन्ट्रैक्ट की ये ब्रांच लीगल है, ये। ठीक है, तो ये ब्रांच लीगल है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक इलीगल ब्रांच है और एक लीगल ब्रांच है, तो क्या होगा, जो लीगल ब्रांच है उसे एनफोर्स किया जा सकता है, लेकिन अगर इलीगल ब्रांच है तो उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58। दोनों में फर्क ये है कि सेक्शन 58 में पूरी की पूरी ब्रांच है, ठीक है, लेकिन इसमें पार्ट है, एक पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट है जो लीगल है और कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट है वो इलीगल है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रांच ही इलीगल या फिर लीगल हो सकती है। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। गाइस, नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप लोग, और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं एक्टिव रहती हूँ, और मुझे आप मेरे दूसरे चैनल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, आई बटन पे भी डाल दूंगी। ठीक है, तो अभी चलिए, ठीक है, अभी आप लोग ये पढ़िएगा,
stay connected with me. Please do not forget to subscribe to my channel. Please consider subscribing to my channel. Thank you so much for watching. Please do like and share this video. Thank you so much.